नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। हमेशा ही होता है। ठीक है। तो हमने अभी 15 तक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है सक्सेसफुली। ठीक है। और हमने उसमें बात की थी 15वीं क्लास में कि सामाजिक नैतिकता बनने में भौगोलिक दशाओं का क्या रोल होता है। उसमें हमने ठंडी गर्मी ये सारी चीज़ें पढ़ी, उनके रिसर्च पेपर पढ़े और पूरी तरीके से सत्यापित कर दिया कि ठंड का मौसम और गर्मी के मौसम से भी सामाजिक नैतिकता बनती है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक नैतिकता बनने में रिसोर्स संसाधन की क्या भूमिका होती है। ठीक है। आज क्लास का एजेंडा ये है कि रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम। जब सेक्स रेशियो गिरता है या बढ़ता है तब क्या सामाजिक नैतिकता कैसी होती है, किस तरीके का समाज बनता है, इस पे आज का क्लास एजेंडा रहेगा। ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, लेकिन शायद हो सकता है आधे घंटे 45 मिनट जाए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि संसाधनों का क्या रोल होता है सामाजिक नैतिकता बनने में। ठीक है। तो संसाधन क्या होते हैं पहले। ठीक है। संसाधन वे होते हैं जो समाज को जरूरी चीज़ें देते हैं, जैसे जमीन, पानी, खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें, लकड़ी, धातु इत्यादि आदि इत्यादि। तो ये चीज़ क्या है, संसाधन है, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आया संसाधन क्या होते हैं। अब हम उस सोसाइटी की बात करेंगे जो जिनके पास खेती है। ठीक है। हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करेंगे। तो कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो खेती करने वाली समाज होता है, वहाँ पे सामाजिक नैतिकता कैसी होती है, क्या होता है उनके पास। ठीक है। मान लीजिए अगर किसी के पास समाज एग्रीकल्चर लैंड है और वो सामाजिक मतलब वो एरिया जो है खेती करता है पूरा का पूरा। ठीक है। तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी मिलेगी आपको। ठीक है। अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो क्या होगा, स्टेबल समाज होगा, सिक्योरिटी महसूस होगी उनको, क्योंकि उन संपन्न है, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं उनके पास। अब सरप्लस में बनता है तो उन चीज़ों को भी बेच सकते हैं, तो उनको फायदा भी होगा। तो स्टेबल समाज होगा। वहाँ पे लोगों के विचार, लोगों की आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा बिल्कुल संतुलित होगी। ये नहीं होगी कि हमारे पास कुछ है नहीं, संसाधनों की कमी अगर हुई तब संघर्ष बढ़ता है। अगर संसाधन ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है, संपन्नता है, तो समाज स्टेबल रहता है। ठीक है। और क्या होगा एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में, सहयोग और प्लानिंग होगा उनके यहाँ, सहयोग करेंगे एक दूसरे को। खेती आप देखते हैं, धान की रुपाई जहाँ पे होती है वहाँ पे टीम वर्क की तरह काम करते हैं लोग। एक ही खेत में बहुत सारे लोग मिलकर धान की रुपाई कर रहे होते हैं। मखाना, बिहार में जब मखाना लोग उसका एग्रीकल्चर करते हैं उसका, तो जब मखाना निकालना होता है तो कैसे मिल के सब मखाना उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो सहयोग और नियोजन की नैतिकता बनती है वहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में। ठीक है। उनका आर्थिक विकास होता है एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ का, कि उनके पास अतिरिक्त जो अनाज होता है, सरप्लस जो फूड होता है, वो जो अनाज होता है उसको बाज़ार में बेचते हैं उनको वो। तो उससे क्या होता है, उससे वो एजुकेशन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उनका विकास होता है। वो पैसा खर्च करते हैं उन सब चीज़ों पे, क्योंकि उनके पास सरप्लस है खाने का। एक तो स्टॉक में रख भी लिया है सरप्लस में, तो उसे बेच के अर्निंग भी कर रहे हैं। अब उस अर्निंग का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, अपने शिक्षा पे निवेश कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पे निवेश कर रहे हैं। ठीक है। अपने डेवलपमेंट पे वो निवेश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो जो संपन्न क्षेत्र है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ है, वहाँ पे क्या, एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या नैतिक नियम होंगे कि झूठ चोरी से बचेंगे वो, क्योंकि उनके पास सब कुछ है तो चोरी करने का कोई चांस नहीं बनता। सोशल जस्टिस और समानता पे ज़्यादा जोर देंगे वो। क्यों? क्योंकि सबको मिल के काम करना है, एक दूसरे के सहयोग से काम करना है। अगर एक दूसरे से संघर्ष करेंगे तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में भी ये संपन्नता जो अभी दिख रही है ना, वो दिखेगी नहीं। एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे तो वहाँ पे विकास होगा। विकास का प्राथमिक शर्त यही होता है कि सुरक्षा प्लस शांति। और जहाँ एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ है, संपन्न है, वहाँ पे सुरक्षा भी है और शांति भी है, इसीलिए वो डेवलप करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे नैतिक नियम क्या होगी, सामाजिक नैतिकता क्या होगी कि वो टीम वर्क में काम करेंगे, सहयोग रहेगा, प्लानिंग करने की आदत रहेगी उनकी। ठीक है। फूड सिक्योरिटी रहेगी वहाँ पे, सारे बच्चे ईमानदारी, समानता, इक्वालिटी, इन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एजुकेशन का जो वैल्यू सिस्टम होता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो। ठीक है। इस तरीके के एक शिक्षित समाज, एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाएंगे वो, जो संपन्न है कृषि से। ठीक है। और जिनके पास कृषि नहीं है,
ठीक है। जहाँ पे आप देखिए कि एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे खेती होती है, गंगा का उपजाऊ मैदान है, ठीक है, लोग खेती करते हैं, जहाँ संसाधन अच्छी तरह से मिलते हैं, यहाँ का समाज ज़्यादा स्थिर और नियमों का पालन करता है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया है पूरा, उपजाऊ है, सबको यहीं पे गंगा यमुना के दोआब में सबको रहना, सबको एक साथ मिलके रहना है, ठीक है। यहाँ पे संख्या भी ज़्यादा है, तो हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सद्भाव के साथ रहेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सेकुलरिटी देखने को मिलेगी, एक धर्मनिरपेक्षता वाला जो सोसाइटी होती है ना, वो उस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको मंदिर भी दिखेंगे, मस्जिद भी दिखेंगे, आपको गिरजाघर भी दिख जाएंगे, इस तरीके का, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं जिनके पास खेती नहीं है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में जो संसाधनों की निर्भरता होती है, यहाँ पे खेती नहीं होती, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे शिकार, मछली पकड़ना, व्यापार, ट्रेड वगैरह ज़्यादा करते हैं। आप कोस्टल एरिया में देखिए, वहाँ पे लैंड, खेती करने लायक लैंड तो नहीं है उनके पास, तो वो मछली पकड़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, शिकार। जो जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं रहते हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में, नॉर्वे में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग आखेट करते हैं, शिकार करते हैं छोटे छोटे जानवरों का खाने के लिए, मांस के लिए, ठीक है। संसाधन सीमित होते हैं, अस्थिर होते हैं, ठीक है। तो इनका जीवन कैसा होता है, इनका जीवन जो है ज़्यादा गतिशील होता है, ठीक है। सामाजिक नियम जो जैसे उपजाऊ जहाँ पे सोसाइटल एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उनसे अलग होते हैं। झूठ और धोखा करना इनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को साझा, एक दूसरे से मिल के करना है, ये दोनों सेम होगा। जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में जैसे सहयोग की भावना है, तो यहाँ पे भी सहयोग की भावना रहेगी ही रहेगी। इनका भी समाज जो है सहयोग की नैतिकता को मानेगा। यहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो क्योंकि शिकार मछली पकड़ने पे फोकस करते हैं। संसाधनों की कमी है तो क्या होगा, ये सहयोग और ईमानदारी को ज़्यादा महत्व देंगे। यहाँ पे सोसाइटल एथिक्स क्या सामाजिक नैतिकता क्या बनेगी, ईमानदारी और सहयोग एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी क्योंकि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग है और उपजाऊ वालों का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, तो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र उनके हिसाब से बनेगा और यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये अपना सहयोग वाला बनाएंगे, ठीक है। इन समाजों में सामाजिक न्याय प्लस मेलजोल ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि संसाधन सीमित है, सबको मिलजुल, अगर सबको साथ चलना है, जीवित रहना है, तो सहयोग की भावना ज़्यादा दिखेगी इनमें। अगर ये एक दूसरे से लड़ने लगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे लागू होगा। उदाहरण के लिए एक सहारनपुर के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी लोग जो है शिकार और संग्रहण करते हैं, ठीक है। उनके संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका जीवन ज़्यादा गतिशील छोटी छोटी समूहों में होता है। गतिशील होने का मतलब क्या है, वो एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, कौन सी झूम खेती जानते हैं? खेती कैसे करते हैं? झूम खेती, थोड़ा यहाँ किया, फिर छोड़ दिया, फिर समय कुछ जगह और दूसरे जगह किया, फिर वहाँ छोड़ दिया, तो गतिशील रहते हैं वो। चराई करना, कहते हैं ना, गाय भैंसों को लोग चराने पे फोकस रहता है इनका। सीजनल चराई जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो ये पहाड़ों पे चले जाते हैं, जब ठंड का मौसम आता है तो नीचे आ जाते हैं। इस तरीके का भूगोल में पढ़ते होंगे ना, तो यहाँ पे उस तरीके का गतिशील जीवन रहता है इनका, उस तरीके के सोसाइटल एथिक्स यहाँ पे तैयार होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अनैतिक हो जाते हैं, सबका अपने अपने तरीके से सामाजिक नैतिकता बनती है, ठीक है। आप आपके अगर पहाड़ी वाले इलाके जो जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ है, अगर वो आपके एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में आ जाए, तो वो लोग को जो है उनकी चीज़ें देख के आपको अजीब लगेगा, उनको मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल वाले हैं वो आपको देख के अजीब महसूस करेंगे, क्योंकि दोनों के अलग है। लेकिन एथिक्स दोनों जगह अपने अपने हिसाब से होगा। मैंने बोला था ना, जैसे जीनो सेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म, तो ये उस एंगल से आपको देखना पड़ेगा। इसमें समराइज कर दो तो इसमें जिनके पास कृषि और संसाधन होते हैं उनका समाज ज़्यादा स्थिर, सहयोगी और नियमों वाला होता है, ठीक है। और जिनके पास संसाधन कम या नहीं होते हैं उनका जीवन ज़्यादा गतिशील और अनिश्चित होता है, लेकिन वे भी नैतिकता और सहयोग को बहुत महत्व देते हैं।
समझ में? अनैतिक नहीं हो जाएंगे, नैतिकता को वो भी महत्व देंगे, लेकिन उनका जो जीवन है गतिशील होगा। यहाँ पे आपको सोसाइटल एथिक्स देखना है ना कि सामाजिक नैतिकता वहाँ कैसी है। यहाँ पे इनका जीवन जो है गतिशील है, अनिश्चित है, और आपका जो प्लेन वाला इलाका है, उपजाऊ इलाका, वहाँ पे स्थिर है, जीवन ज़्यादा स्थिर है आपका, जो गतिशील नहीं है, अनिश्चित नहीं है, पूरा निश्चित है कि आपको खाना टाइम पे मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं है ऐसा। ठीक है, अब हम ये पढ़ चुके हैं कि संसाधनों का सामाजिक नैतिकता बनाने में क्या रोल होता है, और अब इसके बाद हम डेमोग्राफिक स्टेटस यानी कि पॉपुलेशन का सोसाइटल एथिक्स में क्या रोल होता है वो देखेंगे। कि हम ये देखेंगे कि जनसंख्या, मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस देश का जो नैतिकता होती है, या फिर उस देश में बहुत सारे समाज होंगे, कम्युनिटी होगी, वहाँ पे उनके क्या सोसाइटल एथिक्स होंगे, वो कैसे डेवलप करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे डेमोग्राफिक स्टेटस का मतलब ये होता है कि इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी उम्र, लिंग, शिक्षा और अन्य और विशेषताएं जो है ये शामिल होती हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक स्टेटस का केवल मतलब ये नहीं होता है कि 4 करोड़ जनसंख्या है, 5 करोड़ जनसंख्या है, नहीं। डेमोग्राफिक स्टेटस का मतलब ये है, यानी जनसांख्यिकी स्थिति का मतलब ये है कि इसमें आपका जनसंख्या तो है ही, उम्र कितनी है, आदमी है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, पढ़ा लिखा कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे कि ये पता चल गया कि डेमोग्राफिक स्टेटस क्या होता है। हम ये पढ़ रहे थे, रिसोर्स पढ़ रहे थे, हो गया है ये रिसोर्स कैसे सोसाइटल एथिक्स बनाने में रोल क्या प्ले करते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं डेमोग्राफिक स्टेटस, जनसांख्यिकी स्थिति। ठीक है, कि पॉपुलेशन का सोसाइटल एथिक्स में क्या रोल होता है, मतलब जनसंख्या का क्या रोल होता है। मान लीजिए जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आबादी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ नियम, रूल्स बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए भारत का जनसंख्या, भारत सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए नियम बहुत ज़्यादा कड़ाई से पालन करेंगे। यहाँ पे लोग लाइन में लगेंगे, कोई भी चीज़ लेना होगा तो कहेंगे कि सबका, पुरुषों का लाइन अलग, मर्दों का अलग, और जो विकलांग है या दिव्यांग है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, आरक्षण का व्यवस्था, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो कैसे जनसंख्या कैसे तय कर रही है सामाजिक नैतिकता। ठीक है, अगर हम किसी के लिए, जैसे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये देश का नेचर दिखा रहा है, मतलब किसी कंट्री का नेचर क्या है कि वो महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगवा रहा है, पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगवा रहा है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग से लाइन व्यवस्था की गई है, जो बहुत ज़्यादा वंचित वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जनसंख्या कैसे तय कर रही है सामाजिक नैतिकता को, समझ आया। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे कि जब किसी जगह बहुत बहुत लोग रहते हैं तो सबके लिए संसाधन कम पड़ सकते हैं, जैसे पानी, खाना, जगह। तो इसलिए समाज में नियम, अनुशासन और ईमानदारी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कड़ाई से पालन करना पड़ेगा इसको। जैसे अभी मैंने बताया कि लाइन में लगना, कूड़ा करकट ना फैलाना और सार्वजनिक जगहों पर सम्मान देना। ठीक है, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही होगा आपके लिए इसको समझने के लिए कि पुरुषों की लाइन अलग, मर्दों की लाइन अलग, ट्रांसजेंडर की अलग व्यवस्था, और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, जो वंचित वर्ग है उनके लिए अलग व्यवस्था, स्पेशल व्यवस्था। ठीक है, जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कम आबादी वाले। ये हमने देखा कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कैसे सामाजिक नैतिकता बनती है। ये जो दिखाया गया कि पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, ये दिखा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुद्रा योजना, ये सारी चीज़ें आती हैं ना गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये वही दिखा रहा है कि एक देश का नेचर क्या है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके की सामाजिक नैतिकता बन रही है वहाँ पे। अब ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी तो इसका मतलब ये तो हम नहीं कह देंगे कि छोड़ो यार, इतने आबादी को छोड़ो, हम इतने पे ध्यान देंगे।
ये नहीं कर सकते, सबको साथ लेके चलना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही नारा चलता है ना। और कम आबादी वाले इलाकों में ज़्यादा बेहतर होता है, वहाँ रिश्ते गहरे होते हैं। क्यों? आप देखेंगे कि गांव में आप एक गांव में एक घर है और फिर दूसरा घर जो है 100 मीटर पे है, ठीक है। एक दूसरे को गांव में पहचानते हैं लोग, भीड़ नहीं है ज़्यादा, कम लोग हैं, तो पहचान, आपसी सद्भाव, प्रेम भाव, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और वहीं शहर में कोई एक दूसरे को मान लीजिए दिल्ली चले गए, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ चले गए, एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं है, तो एक अकेलापन वहाँ मिलेगा आपको। वही गांव में अकेलापन नहीं मिलेगा। शहर में चले जाएंगे, भीड़ ज़्यादा है, गतिशीलता ज़्यादा है, स्थिरता नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, लोगों को सहिष्णु नहीं है, बात बात पे भिड़ जाएंगे आपसे तुरंत। गांव में लड़ाई होने से पहले 4 बार बातचीत होगी पहले, उसके बाद जब कुछ नहीं होगा तब जाके फाइनल होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आबादी कम होती है, जहाँ पे मान लीजिए कि मैंने तो गांव का एग्जांपल लिया ना, मान लीजिए किसी देश का जो है डेमोग्राफिक स्टेटस कम है, ठीक है, मतलब कम पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। नॉर्वे स्वीडन का देख लीजिए, क्यों उनका इंडेक्स हमेशा बेहतर होता है। आप देखेंगे जितने भी स्टेटस इंडेक्सेस निकलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके इंडेक्सेस सबसे बेहतर निकलते हैं। क्यों? जनसंख्या कम है वहाँ पे, संसाधन है उनके पास। और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे संसाधनों की लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, और इंडेक्स जो है खराब आता है हमारा। देखते हैं ये हमारा 100 के ऊपर, बीच में 100 के ऊपर पार ही रहते हैं हम हमेशा। हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिरा हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स गिरा हुआ, यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है गिरा हुआ। चाहे सोसाइटी का लेके इंडेक्स निकले, चाहे इकोनॉमिक्स का इंडेक्स निकले, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकले, सबका हालत खराब रहता है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, संसाधनों की लिए संघर्ष ज़्यादा है। जहाँ पे आबादी कम है वहाँ का इंडेक्स बेहतर होगा, वहाँ की सोसाइटल एथिक्स बेहतर होंगे, कानून बेहतर होंगे, समाज बेहतर रहता है वहाँ पे। इंडेक्स सारी चीज़ें बता देती है, ठीक है। तो इंडेक्सेस पे फोकस करेंगे इसके लिए, कम से कम एथिक्स के लिए, तो ये वाला इस सेक्शन का इंडेक्सेस से निकल जाएगा। अब जहाँ आबादी कम होती है वहाँ का सोसाइटल एथिक्स ज़्यादा व्यक्तिगत भरोसे, मतलब इंडिविजुअल भरोसा उन पे उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं। सहयोग पर निर्भर करता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, झूठ और चोरी नहीं करते हैं ज़्यादातर। गांव में देखते होंगे कि एक दूसरे को जानते हैं तो चोरी करने का चांस बनता है एक दूसरे को। लेकिन शहर में क्या होता है, आप जिस फ्लैट में रहते हैं बगल वाला आपके फ्लैट में आपसे बात नहीं करता, लेकिन आप जब जाते हो तो घर अपने फ्लैट में ताला मार के जाते हो, भरोसा नहीं है, क्या पता कोई चोरी कर ले जाए बगल वाला ही, अब बोलते फिर हमने चोरी नहीं की भाई। तो आबादी के अनुसार सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर बनता है, ठीक है। ज़्यादा आबादी वाले शहरों में लोग तेज व्यस्त होते हैं, इसलिए सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन होता है। छोटे गांवों या कम आबादी वाले इलाकों में लोग ज़्यादा आराम से और अपनापन दिखाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे सोसाइटल एथिक्स क्या है? अपनापन। कम आबादी वालों में, ज़्यादा आबादी वालों में अकेलापन है। समाज जो है गतिशील है, एक तरीके का कह सकते हैं कि एलियनेट करके रखा हुआ है एक दूसरे को, ज़्यादा एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो लैक ऑफ भरोसा। एग्जाम्पल अभी दिया कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर लाइनों में लगना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक सफाई, सोसाइटल एथिक्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और गांव में जहाँ आबादी कम है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, व्यक्तिगत भरोसे पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ पे नियम भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। जहाँ पे भी आपको नियम ज़्यादा देखने को मिल जाए, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ आबादी कम है नियमों में ढील होगी, ज़्यादा नियम कड़ाई वाले नहीं होंगे, ज़्यादा नियम नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि लोग कम है। अब मैं इसको समराइज कर दूँ तो पॉपुलेशन जनसंख्या की संख्या और प्रकार समाज के नैतिक नियमों को प्रभावित करती है।
ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में कानून और अनुशासन जरूरी होते हैं, जबकि कम आबादी वाले इलाकों में भरोसा सहयोग ज़्यादा महत्व रखता है। ये पूरा की पूरी समरी है इसकी, जो अभी तक हमने पढ़ा। क्या पढ़ा अभी हमने कि डेमोग्राफिक स्टेटस पढ़ा कि जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे जीवन कैसा होता है, गतिशील होता है, भरोसा नहीं होता लोगों को। जहाँ आबादी कम होती है लोगों को आपसी भरोसा सहयोग ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ आबादी ज़्यादा होगी नियम ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ आबादी कम होगी वहाँ नियम कम मिलेंगे। इसको केवल गांव के लेवल पे नहीं समझना, मैंने गांव का एग्जांपल केवल लिया, रियल एग्जांपल आप अपने इंडिया पे अप्लाई कर देंगे, कानून ही कानून देखने को मिलेंगे आपको। और कोई कम पॉपुलेशन वाली कंट्री देख लीजिए, हैप्पीनेस उसके इंडेक्सेस कितने बेहतर होते हैं। आप इंडेक्सेस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं देश की हालत क्या है, अनुमान लगा लेंगे कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, यहाँ कैसी हालत होगी। आप देखते होंगे ना यहाँ पे कोई लोग एआई जैसा डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है, और कर भी रहा है तो कोई एक क्यों कर रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा है संसाधन, जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, कर ही नहीं सकता क्योंकि सर्वाइवल के से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, आजीविका की लड़ाई से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। जब सर्वाइवल फुलफिल होता है तब आगे का आदमी सोचता है। जब सर्वाइवल की ही लड़ाई है तो फिर विकास के बारे में कहाँ सोचेंगे। अभी हम तो जीने खाने के लिए परेशान हुए हैं। जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहाँ पे संसाधन अच्छे से इस्तेमाल हो पाते हैं और वो जीने खाने से ऊपर उठ चुके होते हैं, इसलिए वो डेवलप करते हैं। इस तरीके के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये विश्लेषण किया जा रहा है इसका मेंस के लिए। ये कोई एग्जाम की कॉपी किताब में नहीं लिखा हुआ है, अपने से आप एनालिसिस करेंगे। समझ में आया? आप अमेरिका को देख लीजिए, जीने खाने से ऊपर उठे हुए लोग हैं। जो भी डेवलप्ड है वो जीने खाने से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी। गरीबी, बेरोजगारी सबसे उठे हुए लोग हैं। उनके यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता बेरोजगारी। बेरोजगारी है तो वो अपना किसी तरीके से टैकल कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी, भुखमरी यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसलिए चुनावों में आप देखेंगे इसी को मुद्दा बनाया जाता है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन तो है, क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में। क्यों क्वालिटी नहीं होने का क्या मतलब है? आप देखेंगे लाखों की भीड़ जो है नौकरी पाने के लिए लाइन में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं होने का क्या मतलब है? क्योंकि आपको वो स्किल नहीं दे दिया गया कि आप बाहर अपने से ही कुछ कर सके। स्किल होता तो आप कर पाते थे, लेकिन आप स्कूलों से पढ़ के लोग निकल रहे हैं और इसके स्किल योजना में स्किल बढ़ाने के लिए स्कीम निकाली जा रही है। ये स्कूल के लेवल पे कर दिया जाता तो ये सारी स्कीम देखने को ना मिलती। ये जो स्कीम पे पैसा खर्च हो रहा है वो कहीं और खर्च हो रहे होते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात का सोसाइटल एथिक्स बनाने में क्या महत्व होता है। ठीक है, ये बहुत मेजर है, इसको ध्यान देंगे इस पे। सेक्स रेशियो का सामाजिक नैतिकता बनाने में क्या रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझना है। क्योंकि लिंगानुपात ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर रहेगा, इससे वहाँ के समाज कैसा होगा, वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, ये हमें अंदाज़ा लगता है। यानी अगर देश का लिंगानुपात पता चलता है, राज्य का लिंगानुपात पता चलता है, किसी जिले का लिंगानुपात पता चलता है, तो हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्था इस टाइप की होगी। उस देश का लिंगानुपात अगर पता चलता है तो ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि उस देश की हालत इस तरीके की होगी। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेना है कि सेक्स रेशियो होता क्या है, लिंगानुपात क्या होता है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर लिया जाता है कि मान लीजिए कि 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, अगर 1000 पुरुष है 1000 महिलाएं हैं तो मामला ठीक है। अगर 1000 पुरुष हैं और महिलाएं उससे 1000 से कम, मान लीजिए 800 हैं, तो मामला गड़बड़ है। अगर मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और 1200 महिलाएं हैं तब मामला गड़बड़ है। ठीक है, इन्हीं तीनों को रख के हम इनको एनालिसिस करेंगे इस पे कि कैसे कम होता है तो समाज अस्थिर होता है, ज़्यादा होता है तो कैसे अस्थिर होता है, क्या देखने को मिलता है, बराबर होता है तो क्या देखने को मिलता है। वो सारे एग्जाम्पल, नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो पहला हम ये पढ़ेंगे सेक्स रेशियो। समझ में आ गया क्या होता है कि यानी कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। पुरुष और स्त्रियों का अनुपात देखा जाता है।
पैमाना क्या लिया जाता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिला हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं। समझ में आया। अब ये भी अपने आप में डिबेट है कि फिर पुरुषों को ही क्यों मान रहे हो, तो डिबेट इसका ये है कि पुरुष जो है दबे कुचले नहीं थे, महिलाओं को ज़्यादा दबाया गया है, ठीक है, इसलिए पुरुषों को पैमाना मान लिया जाता है और चेक किया जाता है कि पुरुषों पे से ज़्यादा ये जो लिंगानुपात है बराबर है कि नहीं है। समझ में आया। पहला है कि समाज में सेक्स रेशियो का सोसाइटल एथिक्स में क्या रोल होता है। पहला, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। अब सवाल है कि क्या मतलब है इसका। अगर समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा या कम हो तो सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं, जैसे इससे शादी, परिवार, रिश्तों पर असर पड़ता है। आप बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन कैसे, मन में आ रहा होगा ना कि कैसे, कि अगर समाज में पुरुष महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा या कम है तो सामाजिक संबंध प्रभावित होंगे, इससे शादी, परिवार और रिश्तों पर असर पड़ेगा। हाँ ठीक है, सुन लिया, क्या मतलब है इसका। अब कैसे होगा, कैसे होगा ये सब प्रभावित, ठीक है। पहला केस लेंगे, मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और महिलाएं 800 हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए कि पुरुष अधिक हैं, महिलाएं कम हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा। पहला प्रभाव आ रहा है वेश्यावृत्ति के बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस इसी स्थिति में होते हैं। मतलब प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति बढ़ने में यही, ये जो अगर पुरुष ज़्यादा हो गए और महिलाएं कम हो गई ना, तो प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति बढ़ने के चांस बढ़ते हैं, कि वेश्यावृत्ति को एक बूस्ट मिलेगा। अब कारण क्या है। हाँ ठीक है, वेश्यावृत्ति को बूस्ट मिलेगा, क्या कारण है इसका। पहला, शादी में कठिनाई होती है, ठीक है। अब ठीक है कि मान लीजिए कि 1000 पुरुष हो 800 महिलाएं, तो ठीक है, शादी में कठिनाई कैसे, जब महिलाओं की संख्या कम होती है बहुत से पुरुष अविवाहित रह जाते हैं। मतलब समझे कि 1000 पुरुष हैं और 800 महिलाएं हैं, तो यानी 800 महिलाओं की शादी हो गई 800 पुरुषों के साथ, 200 पुरुषों का क्या होगा, उन 200 पुरुषों का क्या होगा। यही है शादी में कठिनाई होना, उन 200 पुरुषों का शादी में कठिनाई होगा। समझ में आया। तो दूसरा है शादी में कठिनाई हो गया, ठीक है। अब वो क्या करे, एक सेक्सुअल नीड होती है, यौनिक आवश्यकता होती है, ठीक है। संतुलन न होने पर सेक्सुअल डिमांड पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है। समझ में आया। अपने जो सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए जब ये लिंगानुपात संतुलित नहीं होते हैं, पुरुष अधिक हो जाते हैं, महिलाएं कम हो जाती हैं, तो सेक्सुअल डिमांड पूरी करने के लिए जो 200 पुरुष बचे हुए हैं ना, वो अपने सेक्सुअल डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं वो। तीसरा, अवैध बाजार का फैलाव होता है। मतलब महिला कम होने पर उनका कमर्शियलाइजेशन होता है, यानी इसका मतलब क्या है, यानी कि पैसे देकर यौन संबंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है उस सोसाइटी में। समझ में आ रहा है, दिमाग के बत्ती तार खुल रहे हैं। आज तक आप लोग पढ़ते होंगे कि लिंगानुपात क्या होता है, इतना ही पढ़ के रुक जाते होंगे, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है एक सामाजिक व्यवस्था समझने के लिए। कि मान लीजिए किसी जिले की, राज्य की, देश की लिंगानुपात ऐसा है तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा, इससे अनुमान लगा लिया जाता है। समझ में आया। महिलाओं का कमर्शियलाइजेशन बढ़ जाता है, लोग पैसे देकर यौन संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जो वो 200 बचे हुए हैं, यानी महिलाओं पर दबाव होता है, उनको एक कमोडिटी यानी सामान की तरह देखा जाता है। समझ में आया। ये शब्द सुनने में बहुत खराब लगता है और आप रोजमर्रा में सुनते भी होंगे, लेकिन ऐसे ही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए। दहेज और खरीद फरोख्त जैसी प्रथाएं बढ़ जाएंगी। कैसे, मान लीजिए 200 का शादी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, महिलाओं को खरीदने की कोशिश करेंगे। अब नहीं है, उनको शादी करने के लिए मिले ही नहीं महिला, तो क्या करेंगे, वो खरीदेंगे कहीं से कहीं। समझ में आया। महिलाओं पर हिंसा का खतरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि दुर्लभ होने के कारण, दुर्लभ मतलब महिलाएं कम हैं, दुर्लभ होने के कारण उन पर सामाजिक दबाव, उत्पीड़न, अपराध बढ़ जाते हैं। समझ में आया।
चौथा है कि सामाजिक असंतुलन बनता है, कि अविवाहित पुरुषों की संख्या ज़्यादा होने से समाज में असंतोष और अपराध दर बढ़ जाती है। सेम वही कि 200 की शादी हो चुकी है, 200 बचे हुए हैं, अब उनके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा, कलंक लगता है कि ये अविवाहित है। जैसे जो जिनको शादी नहीं होती उनको लोग बोलते हैं ना यार इसकी शादी नहीं है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनता है, एक पीयर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। उसके चलते में उसने वो क्या प्रोस्टिट्यूशन में जाता है, और उसके दबाव में वो बार बार जाता है, और उसके इस विशियस साइकिल में फंस के वो अपराध भी कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे ना, ये जो बहुत ज़्यादा रेप केसेस देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे कि अब एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो अब उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर 30 के एज के ऊपर के लोग हैं। ठीक है, 30 के एज के ऊपर के लोग हैं और 45 के बीच के लोग हैं, और उनमें ज़्यादातर जो है या तो बहुत रसूख वाले हैं, और बहुत ज़्यादा जिनके जिनके शादी नहीं हुई है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो रेप भी बढ़ता है इससे। एग्जाम्पल के लिए, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से जो दुल्हनें खरीदने की खबरें आई हैं, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबरें छपी थी कि दुल्हनों को खरीदा जा रहा है। दुल्हनों को खरीदा जाने का मतलब किसी और की शादी हो रही तो वहाँ से खरीद नहीं रहे, वर्ड यूज़ किया गया था वहाँ पे कि ब्राइड को खरीदा जा रहा है वहाँ पे। नतीजा क्या हुआ, महिलाएं अक्सर, मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ ना कि सामान, कमोडिटी, माल, ये जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको माल की तरह या सामान की तरह अमानवीय व्यवहार किया गया उनके साथ। 2011 का सेंसस है जनगणना का, हम वही लेंगे, अभी तो नया आया नहीं है। तो हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या था कि 1000 पे 879 महिलाएं थी, 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं थी। तो हुआ क्या यहाँ पे कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जो है सेक्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा वहाँ पे। और चाइना का वन चाइना पॉलिसी का असर, एक वन चाइना पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना का, वहाँ क्या हुआ, बेटे की चाहत में, चाइना में भी बेटे की चाहत में जो है जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन किए गए। मतलब हमको लड़का ही चाहिए का, उसके कारण हुआ क्या कि 3 करोड़ जो है अतिरिक्त मेल पैदा हो गए। उससे क्या हो गया कि बैचलर्स की डिमांड ने, बैचलर में ये डिमांड बढ़ गई प्रोस्टिट्यूशन की, और सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ा। 3 अतिरिक्त पुरुष हो गए, अब सबकी शादी हो गई, अब 3,000 जो है पुरुष बचे हुए हैं, अब वो क्या करेंगे। तो इनकी वजह से जो है प्रोस्टिट्यूशन को बूस्ट मिलता है, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है, सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ता है। समझ में आया। ये था लिंगानुपात का असंतुलन, यानी पुरुष ज़्यादा है महिलाएं कम है। ये एग्जाम्पल था। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि दुल्हनों का ट्रैफिकिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन चाइना, म्यांमार और वियतनाम के बॉर्डर पे जो है ये बड़ी समस्या थी। और साइकोलॉजिकल एंगल आप देखेंगे ना तो इसमें एक स्टिग्मा रहता है, जैसे अविवाहित पुरुष अधूरा है, पीयर प्रेशर रहता है। पीयर प्रेशर में क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन नॉर्मल है, ये लोग मानते हैं इस तरीके का। ठीक है, इससे बढ़ावा मिलता है प्रोस्टिट्यूशन को, और क्रिमिनल लिंक बनते हैं इन सब चीज़ों से। अब ये चाइना, वियतनाम और जो है म्यांमार के बॉर्डर पे ये सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है, तो ये क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। समझ में आ गया कि जब महिलाओं की लिंगानुपात जब कम होता है तो क्या होता है। लिंगानुपात कम होने का क्या मतलब है कि पुरुष ज़्यादा है महिलाएं कम है, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कम है। यानी मान लीजिए 1000 पुरुष हैं तो 800 महिलाएं हैं, तब क्या स्थिति बनेगी किसी देश की, राज्य की, जिले की, क्या स्थिति होती है, इससे हम अनुमान लगाते हैं। बताया क्या होगा, पुरुष 800 महिलाएं हैं, 800 महिलाएं पुरुषों से शादी कर ली, 200 महिलाएं बचे, 200 पुरुष बचे हैं, तो 200 पुरुष किस तरफ जाएंगे अपने सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देंगे वो। ठीक है, दुल्हनें खरीदने की कोशिश करेंगे, सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेंगी, रेप बढ़ेंगे। समझ में आया। अब हम दूसरा केस लेने जा रहे हैं सेक्स रेशियो का ही। मान लीजिए महिलाएं अधिक हो गई, पुरुष कम हो गए, 1000 पुरुषों पे 1200 महिलाएं हुए, या ये कह लीजिए कि 1000 महिलाएं हैं, ये वही आंकड़ा रिवर्स कर दीजिए, 800 पुरुष हैं
और 1000 महिलाएं हैं, तब क्या होगा, तब की क्या कंडीशन बनेगी। हम सेक्स रेशियो पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे, लेक्चर जाएगा बस। अब महिलाएं ज़्यादा हो गई, 1000 महिलाएं 800 पुरुष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन कम होगा। अब सवाल है क्यों कम होगा। जवाब है कि अगर फीमेल अधिक हैं, मेल कम हो जाते हैं, तो शादी रिश्ते बनाने की कठिनाई महिलाओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए नहीं। अब महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि शादी कैसे करें, ठीक है। यानी बहुत सी महिलाएं शादी के लिए योग्य होते हुए भी अविवाहित रह सकती हैं। मान लीजिए 1000 महिलाएं हैं और ये जो 800 पुरुष हैं उनसे कर लिया, अब 200 महिलाएं क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं बढ़ेगा। अब उसी को जो है बताने जा रहे हैं आगे। सेक्सुअल डिमांड और सप्लाई का फ़र्क, ये हेडिंग है एक तरीके से, कि पुरुषों की सेक्सुअल डिमांड नियंत्रित रहती है, क्योंकि पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है। उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी जो सेक्सुअल नीड है, डिमांड है, वो नियंत्रित रहेगी। समझ में आया कि प्रोस्टिट्यूशन क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 800 पुरुष हैं, 1000 महिलाएं हैं, 800 पुरुषों ने 800 महिलाओं से शादी कर ली है, तो जो पुरुष हैं, क्योंकि वही प्रोस्टिट्यूशन को बूस्ट करते हैं, तो प्रोस्टिट्यूशन उनके जो सेक्सुअल नीड होगा पुरुषों का, तो वो तो फुलफिल हो जाएगा, शादी कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो समाज में पुरुषों की संख्या कम है, यानी कंज्यूमर कम है, इसलिए प्रोस्टिट्यूशन नहीं बढ़ेगा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ का लिंगानुपात अधिक है, लिंगानुपात अधिक होने का मतलब है महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि तो 200 महिलाओं का क्या होगा, अभी आएगा आगे कि उनका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषों का सेक्सुअल नीड पूरा हो गया, प्रोस्टिट्यूशन को बूस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, कंज्यूमर कम होंगे उनके। तो प्रोस्टिट्यूशन मुख्य रूप से तब पनपता है जब पुरुष ग्राहक ज़्यादा हो और महिलाएं साथ ही कम हो। समझ में आ गया कि कब बढ़ता है, जब पुरुष अधिक होंगे तभी। क्यों? क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है और प्रोस्टिट्यूशन को बूस्ट वही देते हैं। यहाँ उल्टा है पूरा का कि पुरुष कम है तो प्रोस्टिट्यूशन को मार्केट डिमांड ही कमजोर हो जाएगा। जो प्रोस्टिट्यूशन का जो मार्केट होता है ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पुरुष कम है और उनका जो महिलाएं ज़्यादा है और उनका तो शादी हो गया पूरी तरीके से, तो उनकी सेक्सुअल नीड उतनी, उनकी डिज़ायर जो है उतनी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे लिंगानुपात अधिक होता है, अब मैं बार बार यही बोलूँगा कि लिंगानुपात अधिक होता है, और इससे आप समझ जाएंगे कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की कम, ठीक है। जहाँ पे लिंगानुपात अधिक होता है, महिलाओं की स्थिति मजबूत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास शादी करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। समझ में आया? फीमेल के पास ऑप्शंस अधिक होते हैं विवाह के लिए। तो फीमेल की जो सोशल बार्गेनिंग पावर होती है, सोशल बार्गेनिंग पावर वो अधिक हो जाती है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन के बजाय यहाँ स्थायी रिश्ते चुनने में सक्षम होती है, जैसे मैरिज, पार्टनरशिप। समझ में आया? सामाजिक व्यवस्थाएं विकसित होना, यानी अब वो जो 200 महिलाएं अतिरिक्त थी, अब क्या होगा यहाँ पे पॉलीएंड्री, जहाँ पे लिंगानुपात अधिक होता है वहाँ पे पॉलीएंड्री यानी बहुपति प्रथा। एक महिला बहुत सारे पति, मतलब 2-3 पति रखेगी, एक महिला बहुत सारे पति रखेगी। हम यहाँ पढ़ रहे थे ना कि रिसोर्स कैसे तय करता है सामाजिक नैतिकता, तो उसमें हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। अब उसी रिसोर्स में सेक्स रेशियो को भी ऐड करके हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कहीं संसाधन अधिक है या कम है, तो वहाँ पे किस तरीके का सामाजिक नैतिकता बनेगी। यहाँ पे वो दोनों ऐड होगा, सेक्स रेशियो भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे रिसोर्स को भी ऐड कर लेंगे। सामाजिक व्यवस्था विकसित होने वाले में जैसे पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब कम संसाधन होते हैं, मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है और उसमें जो है 2-3 भाई हैं, 4 भाई है, 5 भाई हैं, ठीक है। अगर वो ज़मीन का टुकड़ा अगर वो
चार पांच भाई अलग अलग शादी कर ले, ठीक है, क्योंकि संसाधन कम है, अलग अलग शादी कर ले तो वो ज़मीन के टुकड़े बट जाएंगे सब, ठीक है। अगर वही पांचों या चारों भाई एक महिला से शादी कर लें तो वो बटेंगे। तो संसाधनों की कमी से जहाँ लोग जूझते हैं वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। पॉली एंट्री, यह हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको, आपको तिब्बत में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में बहुपति प्रथा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, समझ में आया। तो कारण क्या है, संसाधनों का संरक्षण है, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है इससे। तो सामाजिक दबाव, महिला सरप्लस समाजों में प्रोस्टिट्यूशन को आर्थिक विकल्प की तरह नहीं देखा जाता है। जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को आर्थिक विकल्प की तरह नहीं देखा जाता है। महिलाएं परिवार और रिश्तों के ढांचे से जुड़ी रहती हैं। समझ में आया। रियल लाइफ एग्जांपल एक ले लेते हैं कि तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र में जहाँ पे संसाधन कम होते हैं, फीमेल अधिक होती हैं, मेल कम होते हैं, वहाँ पे पॉली एंट्री यानी एक महिला के कई पति होते हैं। अगर हर पुरुष अलग अलग, अभी बताया कि अगर हर पुरुष अलग अलग शादी करता तो संसाधन बढ़ जाते, इसलिए पॉली एंट्री जैसी व्यवस्था अपनाई गई ताकि संसाधन न बटे। दूसरा एग्जाम्पल है केरला राज्य का नायर समाज, नायर सोसाइटी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा है पुरुष कम है, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली इज अ पिता, वैसे ही हेड ऑफ द फैमिली इज माता। मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी, बहुत सारे ट्राइबल एरिया में देखने को मिलता है। तो दिमाग में यह कौन जाना चाहिए कि वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ में आया कि सेक्स रेशियो कैसे सामाजिक नैतिकता को तय कर रहा है, संसाधन कैसे सामाजिक नैतिकता बना रहे हैं। अब जब भी आप सेक्स रेशियो पढ़ें, अब रिसोर्स देखें कि इस देश की जनसंख्या, इस देश में कितने रिसोर्स हैं, किस टाइप के रिसोर्स हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे काम कर रही होगी। समझ में आया। अगर फीमेल पॉपुलेशन कम है तो महिलाओं की सुरक्षा, जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कम है, मान लीजिए कोई देश है, अब हम सेक्स रेशियो की बात नहीं कर रहे, अब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे ओवरऑल पूरे देश में देख रहे हैं, पूरे जिले में देख रहे हैं, पूरे राज्य में। मान लीजिए किसी राज्य में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, या मान लीजिए आपके घर में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, 10-20 पुरुष हैं, एक महिला है, केवल एक महिला, तो क्या होगा, तो आप उनकी सुरक्षा पे ध्यान देंगे, उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। इस तरीके के नैतिक नियम होंगे, ठीक है। माता जी का बहुत सम्मान होगा वहाँ पे, उनकी बात सुनी जाएगी, आप उनको महत्व देंगे। ऐसा होता है ना कि महिला एक ही है, बहुत सारे पुरुष हैं, तो उस घर में जो महिला है उनका सम्मान पूरा होता है। आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते उनके साथ। समझ में आया। इसी तरीके से देश पे अप्लाई कर दीजिए। अगर देश में महिलाओं की संख्या बहुत कम है तो वहाँ पे किस तरीके की योजनाएं देखने को मिले, वहाँ पे सम्मान होगा महिलाओं का। किस तरीके की, आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट उनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाएंगी, उज्ज्वला योजना लाएगी गवर्नमेंट, और स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ये पढ़ाने पे ज़्यादा जोर होगा। इंडियन गवर्नमेंट देखेंगे कि भारत में इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, हर जगह योजनाएं लाई जा रही हैं इस तरीके की। पढ़ते होंगे उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आंगनबाड़ी, आशा, ये सब, ठीक है। तो समझना है इसी तरीके से। जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देंगे जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। सेक्स रेशियो ठीक रहने से समाज पर जो है स्थिरता, समाज में स्थिरता आती है। अब जब मान लीजिए महिला पुरुष बराबर है, दो कंडीशन तो हमने देख ली कि एक बार कम है एक बार ज़्यादा है, तो क्या होगा, अगर बराबर हुआ तो क्या होगा, समाज में स्थिरता रहेगी, सब ठीक रहेगा। इससे सोसाइटल एथिक्स में न्याय, समानता, पारिवारिक जिम्मेदारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लोग परिवार को महत्व देंगे।
अभी इसी तरीके से अब एक इससे हट के हम बात करते हैं, जैसे तलाक जो कहते हैं ना, विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं लोग, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए एक साल में आप ये ऑब्जर्व करें कि कितने लोगों की शादी हुई, रजिस्टर्ड होता है शादी, जो जो रजिस्टर कराते हैं, रजिस्टर हुआ मान लीजिए 100 शादियाँ, और उसी साल जिन्होंने रजिस्टर कराया उन्होंने ही तलाक ले लिया, मान लीजिए 60 लोगों ने तलाक ले लिया। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक असंतुलन दिखाई दे रहा है शादी का, यानी विवाह व्यवस्था जिस बुनियाद पे बनी है वो कोलैप्स कर रही है, तो लोग शादी क्यों करें? समझ में आ रहा है? तो शादियाँ कितनी हुई है, तलाक कितने हुए, इन सब से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, एथिक्स क्या है। समझ में आया? नेट पे सर्च करते रहिए, गूगल करते रहिए, अब तो एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारी चीज़ें हैं। परप्लेक्सिटी अब तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी है, जो एयरटेल यूज़र है उनके लिए भी फ्री है, तो इस्तेमाल करिए, रिसर्च करिए, सर्च करिए थोड़ा, तो पता चलता रहेगा कि भारत को अगर जानना ढंग से है तो इन सब चीज़ों को रिसर्च करके ढंग से देखिए, तो आपको एथिक्स समझ में आएंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ का, भारत किस बुनियाद पे है। और अभी जो जिस समय जिस वैल्यू सिस्टम के साथ आज़ाद हुआ था और अभी जो वैल्यू सिस्टम है वो कितना चेंज हो गया है। ठीक है, तो समराइज करेंगे कि सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात समाज की नैतिकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही और संतुलित लिंगानुपात से महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता, सुरक्षा और नैतिकता के नियम बनते हैं जो समाज को स्वस्थ और स्थिर बनाते हैं। समझ में आया? रिसोर्स पढ़े हमने, रिसोर्स जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में किस तरीके के एथिक्स होंगे, नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में किस तरीके के एथिक्स होंगे, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, इस पे बात की हमने अभी। आज के लिए इतना ही रहेगा, हम आगे और बात करेंगे इसी को लेके। ठीक है, ये अभी तक जितने भी क्लासेस हुई ये हम ह्यूमन वैल्यू एंड इंटरफेस में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। सिलेबस ध्यान में रहना चाहिए कि जो सिलेबस में स्टार्ट किया था उसमें भी वैल्यूज़ वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसी में सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ों को आसान लैंग्वेज में धीरे 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 सब समझना है। अब आप आज से आपसे कोई पूछे कि सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है तो केवल डिफिनेशन पढ़ के नहीं छोड़ देना है, जैसे जीडीपी का डिफिनेशन पढ़ के छोड़ देते हैं ना, नहीं, तो जीडीपी का डिफिनेशन भी एक तरीके का अपने आप में एक्सप्लेन करने पे आ जाएंगे तो 4 5 6 क्लास निकल जाएगी उसको समझाने में ही केवल कि जीडीपी है क्या, जो ढंग से पढ़ाएंगे आपको, जो ढंग से समझाया जाएगा। वैसे ही सेक्स रेशियो है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या है, कैसे है, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, किस किस सेक्टर में ये नुकसान पहुंचा सकता है, कहाँ कहाँ फ़ायदा कर सकता है, ये सारी चीज़ों का एक मतलब है। बहुत गहन रिसर्च करके एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। ये कोई हवा में दिया हुआ वर्ड नहीं है कि ऐसे उठा और एक दिन रात को दे दिया कि लिंगानुपात, ये नहीं है, ये पूरी तरह से गहन अध्ययन करके ही एक संतुलन लाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस, धन्यवाद।